हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 10 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन आप एग्ज़ाम गुरुजी के नाम से सर्च कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर वो मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, फ्री एनसीईआरटी बुक्स और फ्री वीडियोस मिल रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया आपकी फ्री टेस्ट, जो खासकर हमारा करंट अफेयर का डेली टेस्ट होता है, वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपके बहुत ज़रूरी है और आने वाले आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा ये। तो आज ही एक बार टेस्ट जरूर लगाएं और हमेशा डेली पर डे टेस्ट लगाएं ये वीडियो देखने के बाद में। आगे बढ़ेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए। ये 15 अगस्त तक 349 रुपये में अवेलेबल है। उसके अलावा एमपीपीएससी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट, फुल कोर्स, प्री प्लस मेंस कोर्स, और इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए एक प्रतियोगिता भी ला रहे हैं और ये 15 अगस्त को होगी। तो अगर अभी तक आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है वो रियली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये है कि आप सभी के पास, हम सब के पास केवल दो ही चॉइसेस होती हैं, केवल दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम टाइम वेस्ट करें, यानी हमारे पास जो समय हमें मिला है उसको वेस्ट करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे और आने वाला समय पूरी तरह से परेशानी में बिताएंगे, या हम इस टाइम को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज ही के दिन, अभी जिस समय आप अपने टाइम के साथ जो कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई आपका कॉम्पिटिटर बैठा हुआ और वो इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहा है, और जो टाइम को आज इन्वेस्ट करेगा कल वो इसकी फसल काटेगा, और जो आज टाइम को वेस्ट करेगा वो इसकी फसल काटेगा। तो यकीन मानिए, अगर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई इन्वेस्ट कर रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न के रूप में, सफलता के रूप में मिलेगा, और आप जो अपने समय को आज वेस्ट कर रहे हैं वो आपको अपने जो फसल मिलेगी वो आपकी मूर्खता के रूप में मिलेगी, जिसको आपको ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। तो चुनना आपको है, ये आपका चुनाव है और आप ही तय करेंगे कि आपको सफल होना है या असफल होना, कोई और आपके लिए तय नहीं करेगा। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक संवादात्मक अनुभव केंद्र, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है, तो यह 8 अगस्त को। तीसरा प्रश्न है कि सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं, और ये पीएस रानी पसे हैं। वहीं चौथा प्रश्न है कि भारत किस देश में होने वाले काउकास 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा, और ये रूस में आयोजित होना है। पांचवा प्रश्न है कि किस देश में 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा, और ये स्मारक बांग्लादेश में बनेगा। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारत स्थित किस इंस्टीट्यूट ने गावी, द वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, और ये समझौता किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल से समझौता किया है, और ये महाराष्ट्र ने किया है। वहीं आठवां प्रश्न है कि आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, और ये समिति गठित की गई है केवी कामत साहब की अध्यक्षता में। नवा प्रश्न है कि किस राज्य स्थित कोझिकोड को में एक विमान दुर्घटना हुई है, और ये केरल में स्थित है। वहीं 10वां प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा संचालन के क्षेत्र में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है, और ये मिली है उड़ीसा को। ये था हमारे कल के पड़े के करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सुझाव मांगना चाहता हूं कि और कैसे हम इस करंट अफेयर को बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको इसमें कमी दिखाई देती है, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। तो जो भी आपको कमी दिखाई दे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उनमें से जो चीज़ें हम सुधार सकते हैं वो ज़रूर सुधारेंगे। और या क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो यार, जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि प्रधानमंत्री ने कितनी राशि के कृषि अवसंरचना कोष की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की है, और ये की है 1 लाख करोड़ रुपए की ये अवसंरचना कोष है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की है। और इस राशि से होगा क्या, ये राशि किसानों, पीएसीएस, एफपीओ, कृषि उद्यमियों, इनका समर्थन करेगी, ताकि जो सामुदायिक खेती की संपत्ति और फसल के बाद में जो कृषि बुनियादी ढांचे उसका निर्माण किया सके। यानी कि कुल मिलाकर कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा किया जा सके, ताकि किसानों को इससे फ़ायदा हो सके।
और इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2029 तक होगी, यानी 10 वर्ष तक के लिए ये अवसंरचना कोष बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनजातीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। और इसमें विश्व भर में आदिवासियों और जनजातीय समुदायों के जो अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ पर जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्यबल का गठन किया था। और इस कार्यबल की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 अगस्त को हुई थी, और इसी के बाद से हर साल 9 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, ये आपको याद रखना है, या विश्व जनजातीय दिवस। आगे बढ़ेंगे, बात होगी तीसरे प्रश्न की कि किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और ये प्रधानमंत्री बने हैं महिदा राजपक्षे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो श्रीलंका में महिदा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। और ये मैंने आपको पहले भी करंट अफेयर में बताया था कि इनकी जो पार्टी है उसने वहाँ पर संसदीय चुनाव जीते हैं, काफ़ी बड़े बहुमत से 2/3 बहुमत जीता है। इनके जो छोटे भाई हैं वो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, गोताबाया राजपक्ष, और उन्होंने एक केलानिया महाविहारा, ये एक बौद्ध मंदिर कह सकते हैं आप इसको, वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहाँ पर इनको शपथ दिलाई गई। महिदा राजपक्ष ये 2006 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्हीं के समय में वहाँ का एक संगठन था लिट्ठे, उसके खात्मा किया था, जो इनके खाते में दर्ज है, यानी इनकी एक उपलब्धि के तौर पर उसको माना जाता है। बात श्रीलंका की करेंगे, यहाँ की राजधानी कोलंबो है। श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे में, कोलंबो एक्चुअल में कोलंबो में एक जगह श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे वहाँ पर है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और मुद्रा यहाँ की श्रीलंकन रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब श्रीलंका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको दक्षिण में। दक्षिण में आप जाएंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, यही श्रीलंका है, जिसकी राजधानी यहाँ पर कोलंबो में श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पाक स्ट्रेट है, पाक जलसंधि कहा जाता है। 2 वाटर बॉडीज़ को मिलाने वाला जो छोटा रास्ता होता है उसको पाक जलसंधि कहा जाता है, या स्ट्रेट कहा जाता है। एक्चुअल में पाक जलसंधि नहीं, उसे केवल स्ट्रेट कहते हैं या जलसंधि कहते हैं। इस तरफ ये जो खाड़ी देख रहे हो, ये बड़ी वाली खाड़ी तो बंगाल की खाड़ी है, ये वाला जो है बंगाल की खाड़ी है। लेकिन ये छोटी वाली जो खाड़ी देख रहे हो इसको पाक वे यानी पाक खाड़ी कहा जाता है। और नीचे वाली जो खाड़ी आप देख रहे हो, नीचे का जो बड़ा हिस्सा है उसको लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। लेकिन ये जो छोटा हिस्सा है, यहाँ तक का ये हिस्सा, इसको कहा जाता है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। और पाक एक मद्रास के मेयर हुआ करते थे, उनके नाम पर पाक नाम है, ये इंग्लिश नाम है, ये पाकिस्तान वाला पाक आप बिल्कुल भी मत समझिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर का हो गया है। तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर हो गया है 534 अरब डॉलर का, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये 11.938 बिलियन डॉलर की इसमें वृद्धि हुई है, और इसके साथ ये 534.568 अरब डॉलर पहुंच गया है। याद रखिएगा बिलियन, 1 बिलियन के बराबर होता है 1 अरब, तो ये आपको याद रखना है, राइट। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारे वाले देश की सूची की बात करें तो इसमें भारत 5वें नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो चाइना इसमें नंबर 1 है, तो ये आपको याद रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें विदेशी मुद्रा जो जैसे डॉलर हो गया है, किसी और देश की मुद्रा है, उसके अलावा गोल्ड रिजर्व, ये भी आपको याद रखना है। SDR और IMF कोटा डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या, सरकार इसमें गवर्नमेंट जारी करता है इस प्रकार की गारंटीज। RBI क्या करता है, RBI जो होता है वो विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। आगे बढ़ेंगे, बात 5वें प्रश्न की होगी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसका एक संस्था है हाउसिंग फाइनेंस। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस, इसके नए MD और CEO के रूप में किन्हें चुना गया है, और ये हाउसिंग फाइनेंस मतलब आवासीय योजनाओं को ये वित्त प्रदान करती है, और ये चुने गए हैं हरदयाल प्रसाद, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व SBI कार्ड के प्रमुख थे हरदयाल प्रसाद, इनको नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
और ये कंपनी के जो मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे नीरज व्यास, वो 10 अगस्त को अपने पद से हट गए थे और उसके 10 अगस्त को अपने पद से हटेंगे और उसके बाद ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इन्होंने 15 जुलाई 2020 को एसबीआई कार्ड के प्रवर्तक एसबीआई से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एसबीआई कार्ड के एमडीओ और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एसबीआई कार्ड के नए सीईओ और एमडी कौन बनाए गए हैं। मैंने आपको करंट अफेयर में ये पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात 6वें प्रश्न की होगी कि भारत का यूनिकॉर्न स्थल के मामले में कौन सा स्थान है, और इसमें भारत का 4था स्थान हो गया है, पहले 3रा स्थान था। अब क्या ये यूनिकॉर्न्स होते हैं, यूनिकॉर्न क्या होता है और किस देश को, या यूनिकॉर्न आखिर एक्चुअल में होता है क्या, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा इसकी डिटेल में। तो भारत जो है वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न्स के जो तीसरी सबसे बड़ी जगह थी, अब वो तीसरी सबसे बड़ी जगह नहीं रह गई है, ये ब्रिटेन के बाद अब 4थे स्थान पर खिसक गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यूनिकॉर्न्स उन स्टार्टअप्स या कंपनी को कहा जाता है जिनका मूल्यांकन 1 बिलियन से ज़्यादा होता है। और मैंने अभी आपको बताया था 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ या 1 अरब। तो ये आपको याद रखना है कि 1 बिलियन के बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1 अरब बराबर 1 बिलियन, राइट। और क्योंकि भारत में 2019 से 2020 तक जो यूनिकॉर्न की संख्या है वो चेंज नहीं हुई, वो उतनी ही रही। और अगर हम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 की सूची की बात करें तो दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स की जो वार्षिक सूची है उसमें 2019 में भी भारत में इनकी संख्या 21 थी और 2020 में भी इनकी संख्या 21 ही रही, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि अमेजिंग अयोध्या इस नाम से ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक की लेखिका हैं नीना रॉय, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राम मंदिर भूमि पूजन के साथ प्रकाशन संस्था है ब्लूम्सबरी, और इसने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की है और ये पुस्तक अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालती है। ये नीना राय की पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, और ये शहर के बारे में काफ़ी कुछ प्रमाणिक जानकारी हमें देती है और ये केवल प्राचीन हिंदुओं के जो जीवन और समय को समझने में मदद करेगा, बल्कि जो भगवान राम हैं और सीता हैं उनके बारे में भी इस पुस्तक में काफ़ी कुछ उल्लेखित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो। क्योंकि आज करंट अफेयर में काफ़ी छोटा मैंने आपको इसलिए रखा क्योंकि संडे का दिन था और बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें नहीं थी और मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें मिलें जो आपकी परीक्षा में उपयोगी नहीं रखे, इसलिए मैंने केवल आज 7 ही प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के प्रश्न की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में कितने प्रतिशत घट गया है, तो ये घटा है 70%, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया और उनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सही उत्तर दिया। जिन्होंने नहीं दिया वो आज के प्रश्न का सही उत्तर जरूर दीजिए और हाँ, कमेंट जरूर किया करो यार। और आज का हमारा प्रश्न है कि कहाँ उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है ये केसर कहाँ उगती है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना मत भूलिए। हमारी वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।